नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है, और दूसरी खबर करनाल से है, जहां पर कांग्रेस की संदेश यात्रा करनाल पहुंची है। वहीं तीसरी खबर की अगर बात करें तो वो पानीपत से है, जहां रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस संदेश यात्रा समालखा पहुंची है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के हालातों का जायजा लिया है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें पहली खबर। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मंत्रियों समेत अधिकारी हुए हैं बैठक में शामिल। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है और कई मुद्दों पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। फिलहाल चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। और इस बैठक में बताया जा रहा है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई है विस्तार से। तो बड़ी और अहम जानकारी सीधे चंडीगढ़ से। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक हुई है और सीएम मनोहर लाल ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है। और बताया जा रहा है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है और विस्तार से उन मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है। तो तस्वीरें सीधे चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मनोहर लाल जो है इस हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में खुद शामिल हुए हैं और खुद अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर उन्होंने यहां पर चर्चा की है। साथ ही अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने इस दौरान दिए हैं। इस बैठक में बताया जा रहा है, अभी तक की खबरों के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिस पर इस बैठक में अहम और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओपी, जिस तरीके से ये बैठक हुई है हाई पावर परचेज कमेटी की, क्या कुछ इसमें निकल करके सामने आया है? अभी तक का अपडेट बताइए दर्शकों को। देखिए, करीबन 11 बजे ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हुई थी और अब से करीबन 10 मिनट पहले बैठक जो है खत्म हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अध्यक्षता की थी और उन सभी विभागों के मंत्रियों ने भी एक बार आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी, आवाज सही करवा रहे हैं। आपकी आवाज पहुंच पा रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, इस बैठक में जो है सभी संबंधित विभागों के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों ने जो शिरकत की थी। अब तक जो सूचना मिली उसके हिसाब से बैठक में कुल 28 जो है एजेंडे रखे गए थे और 1544 करोड़ रुपए की जो है खरीद को हरियाणा सरकार ने जो है मंजूरी दी है। और किस विभाग की कितनी खरीद हुई है उसके बारे में अब से कुछ देर बाद जो है वो इसकी ब्रीफिंग जी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की जो बड़ी खरीद होती हैं उनके खरीद के लिए जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक बुलाई गई। और उस बैठक में जो विक्रेता होते हैं, मान लो सरकार को कोई बड़ी खरीद करनी है, जिस तरह स्कूल में डैशबोर्ड या कोई बड़े मास लेवल पर कोई भी परचेजिंग करनी है, तो उसको लेकर जो है जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसके बैठक में आते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम अधिकारी जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। मार्केट रेट में क्या है, अगर सरकार बल्क में कोई भी परचेजिंग करती है तो उसमें कितना उनको ज्यादा डिस्काउंट जो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती है, इसका मकसद होता है कि बार्गेनिंग करके और जो है कम से कम
खर्च के ऊपर जो सरकारी खरीद की जाए, ताकि खजाने में जो है इससे बचत हो। जी बिल्कुल ओपी। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि कई सारे एजेंडे हैं, कुछ एजेंडे जो मुख्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता चल पाया, लेकिन बैठक में आज 28 एजेंडे रखे गए थे और उसमें से कितने पास हुए हैं इसके बारे में जो है करीब 10 मिनट के बाद जो है सरकार की तरफ से जो है वो ब्रीफिंग की जाएगी, उसमें पता लग पाएगा। लेकिन ये है कि आज जो एजेंडे पारित हुए हैं उनकी कुल लागत करीबन 1544 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो खरीद बनी हुई है। आमतौर पर अगर हम जिस तरीके से जनवरी के आखिरी सप्ताह में ये बैठक हुई, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले वित्त वर्ष को लेकर ही कहीं ना कहीं ये खरीद हुई होगी, जिसमें स्कूलों के अंदर जिस तरीके से नए डेस्क बोर्ड, स्कूलों की बुक किताबों की जो है वो पब्लिशिंग, या फिर बाकी विभागों की जो भी एक जरूरत का सामान होता है, जिस तरह नए साल से कितने जो है वो टैक्सी वगैरह, किराए वगैरह पी देंगे, इस तरह के कुछ हम मान सकते हैं कि इस तरह की जो अमाउंट है उनके ऊपर दिया हुआ। इसके अलावा बिजली विभाग की भी क्योंकि अब 31 मार्च तक जो पिछले बजट में जितना भी पैसा सरकार की तरफ से सभी विभागों को आवंटित किया गया था और उसका यूटिलाइज करना है, तो ऐसे में सभी विभागों के पास जो जो अमाउंट बचा हुआ है उसका उस विभाग के हिसाब से जो भी जरूरत है वो आज जो है वो मीटिंग में रखी गई है। जी बिल्कुल ओपी, ठीक है। और बड़ी खबर यह है, इस पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और कांग्रेस की संदेश यात्रा करनाल पहुंची है, जिसमें कुमारी सैलजा और किरण चौधरी भी शामिल हुए हैं। सैलजा और किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के राज में कोई विकास नहीं हुआ है, अगर कुछ बड़ा है तो सिर्फ क्राइम। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई संगठन या संस्था भी होती तो उसमें भी अलग अलग पद होते हैं और सभी लोग अपने अपने दायित्वों के हिसाब से कार्य करते हैं। क्या जरूरत है और क्या बदहाली है, अब जाएंगे देखेंगे क्या 10 साल में इन्होंने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। लोग इनको जवाब दे देंगे। लोगों में जाने की हिम्मत तो करें। आप लोग मैडम, आप एक तरफ राम मंदिर की खुशी है तो दूसरी तरफ वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके घर उजाड़ दिए गए। G20 के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था, तो इस पे क्या कुछ है? देखो, G20 हो कुछ इन्होंने ये इवेंट दिखाने का, G20 एक अलग अंतर्राष्ट्रीय वो था, पर बात उजाड़ने की है तो बसाने की भी होनी चाहिए, लोगों को बसाना। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, हाईकमान फैसला करें। आपकी इच्छा क्या है, लोकसभा या विधानसभा? देखो, मैंने ये कहा कि अब तक मैंने लोकसभा चुनाव लड़े हैं और मैं राज्यसभा में भी मुझे पार्टी ने मौका दिया। इस बार जो हाईकमान फैसला करेगी वो हमारा तो फ्यूचर वही करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव। नीलोखेड़ी से मैम, ये भी हाईकमान फैसला। सैलजा जी, अभी अपने भाषणों में कई बार जो है चुनावी वादे करती है, 500 से लेकर 6,000 तक पेंशन देंगे। कुछ देखो, कुछ चीजें हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी तय करती है, कुछ है जो पार्टी तय करती है, कुछ 2-4 बातें हैं जो और स्टेट्स में भी हमने की। सैलजा जी, प्रदेश में 4 कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन अब 4 कमेटियां बनाई गई हैं प्रदेश में, लेकिन अब आला कमान ने हर एक कमेटी में AICC के सचिव की नियुक्ति तय कर दी है। क्या जो प्रदेश के नेता हैं, मैंने देखा 2 दिन पहले है, AICC के सचिव जो हैं इन 4 कमेटी में रहेंगे। क्या आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं है? सचिव कौन है? AICC सचिव कौन है? जो भी उनका नाम भी डिक्लेयर किया गया है, जरूर है वो लेटर इश्यू कर दिया गया है। अच्छा, मैंने कुछ देखा नहीं, ऐसे क्यों? मैं अशोक तंवर ने जो बीजेपी ज्वाइन की, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत हो गया। तो करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की संदेश यात्रा पहुंची है, यानी ये कहें कि एसआर के गुट की जो संदेश यात्रा थी वो पहुंची है और इसके जरिए लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जैसे कि कुमारी सैलजा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है, लेकिन अगर आलाकमान से ये फैसला आया तो वो चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही लगातार जो है वो उनका ये कहना है कि हम जो मौजूदा सरकार है उसकी जन विरोधी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है।
फिलहाल जो है सैलजा को भी आपने सुना और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस संदेश यात्रा हल्द्वानी बॉर्डर के रास्ते समालखा में प्रवेश कर गई, जहां हल्का समालखा के कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं सुनीता राज आर्य ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य इस यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान यात्रा में जो है वो सैकड़ों मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा। जहां शहर के ब्लूजे रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो भाजपा को धर्म याद आने लगता है। उसने जनता के बारे में कभी नहीं सोचा है। राम सब में है और राम सबके हैं। राम का नाम लेने के लिए किसी को भाजपा और आरएसएस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है। पिछले 10 सालों में देश में कहीं पर भी विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो केवल और केवल अंबानी और अडानी का हुआ है। हरियाणा में भी हमने कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू की है, जिसके माध्यम से राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ये यात्रा हरियाणा में बदलाव लेकर आएगी। सरकार पर भी 10 साल से भाजपा और भाजपा जजपा का शासन, पर आज लगभग 10 साल बीत जाने के बाद क्या पानीपत का, हरियाणा का गरीब किसान, पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला, देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान ये कह सकता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई, उसकी आय 2022 तक दुगनी हो गई? ये सैकड़ों की संख्या में नौजवान यहां खड़े, हमारी बेटियां भी, बेटे भी हैं, छोटे भाई भी, सैकड़ों नौकरियों के लिए दरख्वास्त देते और भाजपा जजपा सारी नौकरियां मंडी में बेचती। पानीपत के स्कूल के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के स्कूल के अंदर से पेपर लीक हो जाते हैं, बिक जाते हैं। आज 8.5 साल हो गए, कोई पकड़ा नहीं गया। पिछले 9.5 साल में 47 पेपर बिक चुके नौकरियों के। चपरासी से लेकर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर एचसीएस अफसर से लेकर जज से लेकर सारे पेपर बिके। पर क्या हरियाणा के नौजवान को न्याय मिला? क्या उसे रोजगार और रोटी मिली? सवाल इतना। हरियाणा के हमारे गरीब दलित, रविदासिया, वाल्मीकि, सहसी, ढांढक, जांगड़ा, पांचाल, कश्यप, बैकवर्ड समाज के हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्गवार, हर बार जब वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर न्याय मांगने जाते तो केवल दुत्कार मिलती। बैकवर्ड क्लास के हमारे साथी अगर क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में 27% आरक्षण का अधिकार मांगना चाहते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती। और देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं फरीदाबाद में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। और इसी पर फरीदाबाद से जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के हालातों का जायजा लिया है। और 26 जनवरी के चलते जो है पूरे सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी जाती है। लेकिन इस समय हम फरीदाबाद के और दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के बीच मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि सुरक्षाओं के नाम पर जो है, भले ही फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश आर्या कहते हो कि 3000 पुलिसकर्मी जो है वो पूरी तरीके से फरीदाबाद में तैनात है, लेकिन हम इस समय फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर जो है मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर सुरक्षाओं की बात की जाए तो बिल्कुल कुछ ही चंद पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को लेकर के गाड़ियां भले ही चेक कर रही हो, लेकिन बात की जाए मीडिया को जब यहाँ आई थी तो यहाँ पर सिर्फ 3 पुलिसकर्मी तैनात थे और 3 पुलिसकर्मी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन बात की जाए तो जब यहाँ पर रियलिटी चेक करने के लिए जब मीडिया यहाँ पर पहुंची और जैसे ही
फरीदाबाद के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में पता लगा तो यहाँ पर जो है थाने से पुलिस और तमाम पुलिस और जो है यहाँ पर पहुंच गई और कहीं ना कहीं नाकाबंदी करके गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों, क्योंकि कल 26 जनवरी और कल जो है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे 26 जनवरी में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाता है कि कहीं चूक जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है। और दिल्ली की बात की जाए तो अब हम फिलहाल दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दिल्ली बदरपुर बॉर्डर यानी कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और उन्होंने भी जो है यहाँ पर जब मीडिया पहुंची तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई नाका नहीं था, लेकिन जब मीडिया यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद जो है यहाँ पर नाके जो है लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं अब पुलिस उन गाड़ियों को चेक कर रही है जिस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना घुस सके। तो कहीं ना कहीं आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं तो कहीं दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही जरूर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2000 में कहीं ना कहीं संसद भवन पर जो हमला हुआ था वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक को लेकर के हुआ था। तो कहीं जिस तरीके से कल 26 जनवरी है और इस तरीके से चूक रही तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो लगातार मैं आपको दोबारा जो है फरीदाबाद की तरफ लेके चलता हूँ, फरीदाबाद की बॉर्डर की तरफ, जहाँ पर जो है पुलिस जो है चाक चौबंद जो है यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल और यहाँ पर गाड़ियों को चेक करते हुए नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की जो गाड़ियां हैं, बाइक है, उनको बारीकी से यहाँ पर चेक करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उन गाड़ियों की एंट्री भी की जा रही है। तो इनसे जो है फरीदाबाद के कुछ पुलिसकर्मी हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो सुरक्षा है वो की गई है। क्या नाम है जी आपका? दीपक जी, देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल जब यहाँ मीडिया पहुंची तो यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया कि अभी फिलहाल पुलिस पहुंची है, नाका लगा हुआ था, नाका लगा, ट्रैफिक वाले जो एनजीटी नाका भी है। तो कहीं क्या 3 पुलिसकर्मियों के साथ जो है जो चेकिंग की जाती है? नहीं, जो और पुलिस देखो 3 थोड़ी फालतू है। तो कितनी गाड़ियां अभी तक चेक कर ली गई है? अभी 30-35 होगी। तो क्या कोई संदिग्ध ऐसा कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति इस तरीके से मिला है? नहीं, अभी नहीं। तो नाका कब से कब तक रहेगा और कब से कब तक चलेगा? नाका चलेगा, ये कल 3 बजे तक चलेगा जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ियों की एंट्री भी यहाँ पर की जा रही है, उनके कागज चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ियों की एंट्री और नाम, आधार कार्ड, लाइसेंस यानी कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। कौन कौन सी क्या नाम है जी? कांस्टेबल अशोक कुमार जी। अशोक कुमार, कौन कौन सी गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं आप? जो भी डाउटफुल गाड़ी है उसको चेक कर रहे हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स और आईडी भी देख लेते हैं और हैवी व्हीकल को ज्यादा चेक किया जा रहा है। हैवी व्हीकल को गाड़ी से चेक किया जा रहा है? जो लोडिंग गाड़ियां हैं, जो बंद गाड़ियां हैं, बिल्कुल जो पूरी तरीके से गाड़ियां जो बंद है, जो दिल्ली में एंट्री करती है, उन गाड़ियों को भी बारीकी से चेक किया जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना घट सके और कोई संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली में एंट्री ना कर सके। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, जिस तरीके से आप 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है गणतंत्र दिवस के समारोह में, और ऐसे में क्या कुछ वहां की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, अपडेट दीजिए। ज्योति, देखिए फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर की बात की जाए क्योंकि कल 26 जनवरी और देश जो है पूरी जो है अपने अपने घर पर तिरंगा यहाँ पर फहराता हुआ नजर आता है। तो कहीं बड़े त्योहार की तरह जो है इस 26 जनवरी को जो है लोग बनाते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया गेट से होते हुए जो झांकियां हैं वो निकलती है और यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं, राष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं। लेकिन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जब हमारी टीम, हर खबर की टीम दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर यानी कि बदरपुर और फरीदाबाद का जो बॉर्डर है दिल्ली का, उस बीच पहुंची तो वहां पर किसी तरीके की पूरी पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो तमाम तरीके से रोजाना के टाइम पर जो चेक करती है गाड़ी, वो गाड़ियों को जरूर चेक कर रहे थे, लेकिन नाकों को लेकर के नाके किसी तरीके से यहाँ पर नहीं लगाए गए थे। इलाके की थाने की पुलिस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक यहाँ पर जो है देखने को मिली है। जब हर खबर की टीम यहाँ पर पहुंची तो कहीं ना कहीं जब पुलिसकर्मियों को थाने से लेकर के और जब अधिकारियों तक इस बारे में पता लगा तो कहीं ना कहीं जब पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद में तमाम पुलिसकर्मी जो वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जब जो है नाकाबंदी करके जो गाड़ियों को चेक किया तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है जो कि सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है कि
बदरपुर और जिस तरीके से फरीदाबाद का बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर जो है बीचों बीच जो एक शहर पड़ता है, क्योंकि हरियाणा से होते हुए फरीदाबाद दिल्ली में एंट्री करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बॉर्डर पर चूक रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने की बात यहाँ पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, जो थाने के प्रभारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे, तो वहाँ पर जो व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए और यहाँ पर गाड़ियों को चेक किया गया। लेकिन जिस तरीके से ज्योति मैं आपको बता दूं कि अभी भी वो लम्हा, वो क्षण याद है लोगों को जो सन 2000 में संसद भवन पर अटैक हुआ था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्थाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं वो लापरवाही वहां पर देखी गई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की वो क्षण को लोग भूले नहीं, और फिर पुलिस ने वो कहीं ना कहीं ढील रवैया इस बॉर्डर पर देखने को मिला। जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो पुलिस से जब बात करी तो पुलिस ने जो है अलग अलग तरीके से बहाने बनाती हुई नजर आई, कि उन्होंने कहा कि कोई लड़ाई झगड़े का जो कॉल आई थी तो उस पर चले गए। तो इस तरीके के बहानेबाजी पुलिस अधिकारी या पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो पुलिस है और फरीदाबाद की जो पुलिस है, इन दोनों बॉर्डरों की बात की जाए तो इस पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक देखने को मिली है। जी ज्योति। बिल्कुल। और कार्यक्रमों की अगर बात की जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है मोनू, जिस तरीके से आपने वहां पर जाकर के देखा, और फिर कहीं ना कहीं आपने कहा कि उसके बाद से पुलिस के कुछ अधिकारी आए और अब वो मौके पर है। लेकिन बात की जाए कल के कार्यक्रमों की कि किस तरीके से जो राजनीतिक अमलों के कार्यक्रम है वो कब होंगे, क्या कुछ उनको लेकर के अपडेट है सरकार की तरफ से? ज्योति देखिए, फरीदाबाद में तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। चाहे बात की जाए जिस तरीके से कल फरीदाबाद के खेल परिसर में जो है यहाँ पर जो है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वो झंडा यहाँ पर फहराएंगे। और कहीं बल्लभगढ़ की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहां पर जो है पलवल के विधायक दीपक मंगला है वो यहाँ पर झंडा फहराएंगे। तो तमाम जो राजनीति का जो झंडा फहराने का समय है वो लगभग 9 बजे का है, और सभी जो झंडा यहाँ पर फहराया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रस्तुति है, बच्चे वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दिखाते हुए साफ तौर पर देखे जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो देश पर जिस तरीके से संविधान लागू हुआ है या इस तरीके की जो बातें वो यहाँ पर बखान करते हुए नेता यहाँ पर जरूर देखे जाएंगे। और कहीं ना कहीं अपनी जो बीजेपी की पार्टी है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बखान जो है जनता के बीच में करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को जो है पूरी तरीके से फरीदाबाद में व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल मोनू, ये बड़ा कार्यक्रम होता है, इसलिए नजर आप बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।